तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो बड़े डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जिनमें से दोस्तों एक डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और खुश खबर है, तो वहीं पे दूसरा डेवलपमेंट भी भारत के लिए खुश खबर तो है, लेकिन असल में ये खबर चाइना रिलेटेड है। और बेसिकली ये खबर भारत की खुश खबर से ज्यादा चाइना के लिए दुख का खबर है। दोस्तों इन दोनों खबरों में सबसे पहला खबर या फिर कहे तो वीडियो का जो पहला हिस्सा है वो असल में भारत के देसी S-400 के डेवलपमेंट और उसके जल्द ही ट्रायल शुरू होने को लेके है, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के नेक्स्ट जनरेशन के WS-19 इंजन को सप्लाई चेन के मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। और इसके लिए केवल मात्र चाइना के WS-19 इंजनों के प्रोग्राम ही बाधित नहीं हो रहा है, बल्कि चाइना के तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी मुश्किलें आ रहा है। दोस्तों भारत के देसी S-400 को अगर देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए जाने वाले S-400 के क्लास के मिसाइल मतलब एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो बेसिकली एक ऐसे इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में बनाया जा रहा है जो S-400 के जैसे लंबे दूरी में काम कर सकेगा और S-400 के जैसे ही अलग अलग तरीके के टारगेटों को निशाना बना सकेगा, जिनमें हवा में उड़ने वाले लगभग सभी तरीके के ऑब्जेक्ट शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट में जानकारी दिया गया है कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो ERSAM मिसाइलों के फेब्रिकेशन का काम हाल ही में शुरू हुआ है। और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद भारत के द्वारा इसी साल मतलब साल के अंत तक ये ERSAM मतलब स्वदेशी S-400 क्लास के मिसाइलों के परीक्षण को भी शुरू कर दिया जाए। दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के मिसाइल ना अब तक भारत की तरफ से डेवलप करना संभव हो पाया है और ना ही ज्यादा देश ऐसे मिसाइलों को अब तक डेवलप कर सका है। दुनिया में कुछ गिने चुने ऐसे देश है जो इतने लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को डेवलप कर सका है, जिनमें अमेरिका, रशिया, चाइना और यूरोप के कुछ देशों का नाम अब तक गिना जाता था, लेकिन अब भारत का नाम भी उन देशों के लिस्टों में जुड़ेगा। और दोस्तों भारत इस तरीके के मिसाइल के लिए अब तक अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट ही था और इसी कारण से भारत के द्वारा रशिया से S-400 मिसाइलों को खरीदा गया है। हालांकि S-400 मिसाइलों के पेमेंट को लेकर भी कुछ इशू आ रहा है और बताया जा रहा है कि आखिर के 2 बैच शायद तय समय पे ना मिले और भारत को थोड़ा डिले झेलना पड़े। पर वहीं पे दोस्तों अगर खुद के स्वदेशी सिस्टम होता तो भारत को इस तरीके के मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों ये जो एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये एक तरीके का ऐसा इंटरसेप्टर मिसाइल होगा जो करीब करीब हर तरीके के हवाई टारगेटों को निशाना बना सकेगा, जिनमें दुश्मन के एयरक्राफ्ट से शुरू करके दुश्मन के अनमैन एरियल व्हीकल, इवन दुश्मन के मिसाइलों से शुरू करके दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तक शामिल होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ERSAM मतलब एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों का रेंज करीब करीब 150 किलोमीटर तक होगा। अब दोस्तों इसके रेंज के बारे में सुन के आप लोगों को हैरानी होगा कि 150 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल को कैसे मैं S-400 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जबकि S-400 तो 400 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि S-400 असल में कोई एक मिसाइल का नाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण अलग अलग टाइप के कई सारे मिसाइलों के कॉम्बिनेशन को S-400 मिसाइल कहा जाता है, जिनमें 40 किलोमीटर रेंज से शुरू करके 120 किलोमीटर और 250 किलोमीटर रेंज से शुरू करके 400 किलोमीटर रेंज तक के मिसाइल होता है। और एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल असल में भारत के ऐसे ही S-400 मिसाइलों के डेवलपमेंट का एक कड़ी है, जिनमें ये 150 किलोमीटर मिसाइल को सबसे पहले बनाया जा रहा है, जबकि इसके बाद एक एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो XRSAM का भी डेवलपमेंट होगा, जो कि 350 से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। अब दोस्तों कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ERSAM के साथ साथ XRSAM का भी डेवलपमेंट पैरेलली चल रहा है और XRSAM का भी टेस्ट ERSAM के टेस्ट के साथ साथ हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर इस साल के अंत तक भी XRSAM का टेस्ट नहीं होता है तो भी आप मान के चलिए कि ज्यादा इंतजार भारत को नहीं करना पड़ेगा और शायद साल 2024 में ही XRSAM का ट्रायल कर लिया जाए। अब यहाँ पे दोस्तों इन सभी मिसाइलों के कॉम्बिनेशन के द्वारा भारत एक ऐसे सिस्टम को बना रहा है जो कि शॉर्ट रेंज से शुरू करके मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तक दुश्मन के हर तरीके के टारगेटों को निशाना बना सकेगा, जिनमें शॉर्ट रेंज में भारत के पास ऑलरेडी MRSAM जैसे मिसाइल है और भारत के खुद के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, जबकि लॉन्ग रेंज में ERSAM और XRSAM के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत के खुद के देसी S-400 का डेवलपमेंट संपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ERSAM मतलब एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट एक तरीके से भारत के लिए ऐसे सभी मिसाइलों के टेक्नोलॉजी का रास्ता खोल देगा और उसके बाद केवल मात्र इससे अधिक रेंज के मिसाइलों के ही डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत तो ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के अंतर्गत लॉन्ग रेंज के रडारों के ऊपर भी काम कर रहा है, मतलब भारत के पास रडार को लेकर भी फिलहाल चिंता करने का विषय नहीं है। और फिलहाल अगर इस तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट हो जाता है तो भारत को फायर कंट्रोल सिस्टम और अन्य कुछ नेटवर्किंग इक्विपमेंटों को डेवलप करना पड़ेगा। हालांकि आकाश मिसाइल सिस्टम MRSAM और QRSAM जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट ऑलरेडी भारत को ऐसे फायर कंट्रोल सिस्टम और अन्य इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट का रास्ता दे चुका है, जिससे कि भारत को केवल मात्र इन सभी टेक्नोलॉजियों को एकत्रित करना होगा और अपना खुद के देसी S-400 सिस्टम को असेंबल करना होगा। अब दोस्तों भारत को तो अपने खुद के मिसाइलों के डेवलपमेंट और अपने खुद के स्वदेशी
इक्विपमेंटों के डेवलपमेंटों में लगातार सक्सेस मिलते जा रहा है, लेकिन वहीं पे चाइना जो दावा करता है कि वो अमेरिका से भी अधिक टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश बन चुका है, लेकिन फिर भी चाइना को लगातार एक के बाद एक झटका सहन करना पड़ रहा है। दोस्तों इस बार चाइना को झटका लगा है WS-19 इंजन को लेके। दोस्तों कुछ दिन पहले ही चाइना की तरफ से एक एविएशन अधिकारी के द्वारा ऑफिशियली ये जानकारी दिया गया कि चाइना अपने नेक्स्ट जनरेशन के इंजन डेवलपमेंटों में सक्सेस हासिल कर चुका है। और दोस्तों यहाँ पे इंजन डेवलपमेंट के रूप में चाइना की तरफ से WS-19, WS-20 और एक अननोन नेक्स्ट जनरेशन का इंजन का जिक्र किया गया। चाइना का कहना है कि ये सभी इंजन नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, जिनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम से शुरू करके हीट सिग्नेचर को छुपाने के टेक्निक तक शामिल है। और इन इंजनों का इस्तेमाल चाइना असल में अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ साथ 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में करना चाहता है। पर दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में चाइना के इन दावों का पोल खोल के रख दिया गया है और बताया जा रहा है कि इन सभी दावों के बावजूद चाइना को सिग्निफिकेंट अमाउंट में सप्लाई चेन की इश्यूज हो रहा है और इसके कारण चाइना के जो इंजनों के प्रोग्राम है ये फिलहाल बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सप्लाई चेन में एडवांस एलॉय जो कि फिलहाल चाइना के पास नहीं है और चाइना को इंजनों के एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले ये जो एडवांस एलॉय है इसके मुद्दे को सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों चाइना की तरफ से ये जो WS-19 इंजनों के डेवलपमेंट का दावा किया जा रहा है, असल में चाइना इसे J-35 या फिर कहे तो J-31 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि WS-20 इंजनों को चाइना अपने Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता है। और जो नेक्स्ट जनरेशन के अननोन इंजन का दावा किया जा रहा है ये अपने स्टेल्थ बॉम्बर या फिर कहे तो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से तो ये भी दावा किया जाता है कि इन 3 इंजनों के अलावा चाइना और भी कई तरीके की इंजनों का निर्माण किया है, जिनमें WS-15 नामक एक इंजन भी शामिल है जो चाइना अपने J-20 एयरक्राफ्टों के कुछ आने वाले वेरिएंटों में इस्तेमाल करेगा। और फिलहाल चाइना के द्वारा अपने J-20 एयरक्राफ्टों में WS-10C इंजनों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। अब दोस्तों ये जो WS-10C इंजन है ये WS-10 इंजनों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और चाइना इन इंजनों को मतलब WS-10 इंजनों को अपने J-10, J-11, J-15, J-16 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करने का दावा करता है। हालांकि चाइना का यह भी कहना है कि एक और भी लो थ्रस्ट इंजन को बनाया गया है जिसे WS-13 कहा जाता है और चाइना इसे JF-17 मतलब जंग फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता है। चाइना का दावा तो ये भी है कि WS-10C इंजनों में 98% तक लोकलाइजेशन के गोल को चाइना ने हासिल किया है, मतलब इसमें 98% लोकलाइज कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर चाइना की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि जो बाकी के 2% है वो असल में चाइना कहां से पूरा कर रहा है। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि बाकी के 2% में ये एडवांस एलॉय शामिल है जो चाइना की तरफ से अब तक बनाना संभव नहीं हो पाया और इन एडवांस एलॉय का इस्तेमाल इंजनों के लगभग सभी पार्ट्स में होता है, चाहे वो इंजनों के कोर हो, इंजनों के बॉडी हो या इंजन के ब्लेड सेक्शन हो। और इससे पहले भी खबर आया था कि चाइना की तरफ से एक एलॉय बनाया गया था, लेकिन चाइना का एलॉय चाइना के इंजनों के टेम्परेचर झेल नहीं सका और बताया यह भी जाता है कि थोड़ा देर इस्तेमाल करने के बाद ही ये एलॉय पिघल गया और इंजन काम करना बंद कर दिया। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में तो दावा यह भी किया जाता है कि चाइना की तरफ से और भी कुछ पार्ट्स को बनाया गया है, लेकिन वो पार्ट्स इंजन को रन करने के लिए तो काम आता है, लेकिन इंजन जब हाई ऑल्टीट्यूड में जाता है तो वो पार्ट्स काम करना बंद कर देता है। इवन दोस्तों कुछ चाइनीज सोर्सेस की तरफ से ही खुलासा किया गया था कि चाइनीज जो इंजन है वो किसी भी वेस्टर्न इंजन या रशियन इंजनों के मुकाबले में केवल मात्र 1/4 समय इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ऑर्डिनरी कोई इंजन अगर 4000 घंटे तक बिना रुकावट के इस्तेमाल हो सकता है तो चाइना के इंजन 1000 घंटे के बाद बेकार हो जाता है। और दोस्तों इसी कारण पाकिस्तान जैसे चाइना के गुलाम देश भी जंग फाइटर जैसे घटिया एयरक्राफ्ट में भी चाइना के घटिया इंजनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, चाहे रशिया की तरफ से इंजन दिया जाए या ना दिया जाए। अब दोस्तों बताया तो ये जा रहा है कि रशिया के ही ये 2% के पार्ट्स है जो चाइना रशिया से इंपोर्ट कर रहा है और लगातार कॉपी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फेल हो रहा है। और रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण रशिया ये 2% पार्ट्स को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिससे चाइना के इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग बंद पड़ा हुआ है। और चाइना को अगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है तो इन इंजनों के 2% पार्ट्स को भी लोकलाइज करना पड़ेगा और फिलहाल ये चाइना के बस में नहीं है।